हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और लगातार हम इसकी सीरीज चला रहे हैं और आज ये सीरीज हमारी आज की 18वीं नंबर है, क्योंकि 1 से 17 तक हम ऑलरेडी पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप कंप्लीट वीडियोज चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारी वीडियोस ओपन हो करके आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा होगा आपने बीपीएससी का जो पेपर था, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी था और सिलेक्शन भी हुआ है। आप साथ साथ बीएसएससी भी बहुत सारे लोगों ने किया भी है और उनको भी फायदा मिलने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार से यूपीपी का हम लेकर के आए हैं आप सबकी डिमांड पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज जो हैं आप तक पहुंचती रहें और आप अपडेट होते रहें, आपकी तैयारी अच्छी खासी होती रहे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन है, जब वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? कुल मिला के कह रहा है कि जो वक्ता होता है, जो कहने वाला व्यक्ति होता है, उसकी उम्मीद से कुछ अलग कल्पना का अभाव होता है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है हमेशा वक्रोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 532 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है दाल न गलना। देखो, आपने तो ये पढ़ा ही होगा मुहावरा, है ना, दाल न गलना। तो कह रहे तुम्हारी वहां दाल नहीं गलेगी। तो यहाँ पर इसका अर्थ बताना इस मुहावरे का क्या होता है। तो पहले आप इस वीडियो को रोक दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसका अर्थ क्या है आपके हिसाब से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने कोशिश की होगी। आप देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चाल सफल ना होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जल्दी से, जैसे मान लो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, दाल न गलना का मुहावरे का अर्थ, और चालाकी दिखाना ऐसे कर दिया तो फटाक से बीबी लगा देते हैं। तो कई बार गलत हो जाता है, हमें धैर्य पूर्वक देखना है। हालांकि वहां पर प्रेशर जरूर होता है पेपर में आपके पास, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वहां पर धैर्य दिखाना है, यही हमारी काबिलियत होती है वहां पर। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, करा है 533 नंबर पे, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो देखो, जितनी भी इंपॉर्टेंट कुछ रचनाएं हैं, हमने पिछले पार्ट में भी बताया था और इसमें भी बता देते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं जो थोड़ा सा प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, उनकी एक बार रचनाएं आप जरूर देख लिया करिए, उन पर ध्यान जरूर दीजिए। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, है ना, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कबीर दास जी, तो एक बार उनकी रचनाओं पर जरूर आप फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर फिलहाल के लिए हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक बार आपने पढ़ लिया तो इसका आंसर बदलेगा नहीं। जैसे मान लो भारत दुर्दशा इन्होंने लिख दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि कल को चेंज हो जाएगा, ये तो वही रहेगी ना उनकी रचना। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है और रिपीट भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि ललित ललाम के रचयिता। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट रचना में ही आती है और ये कई बार रिपीट भी हुई है। ललित ललाम आपने देखा होगा कि यूपी टेट में भी पूछी गई थी जब पेपर हुआ 2021 में। तो ललित ललाम के जो रचयिता हैं वो कौन है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे वहां पर मतीराम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 535 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है 535 नंबर क्वेश्चन पे, राम की शक्ति पूजा किसने रची? यानी कि राम की शक्ति पूजा एक रचना है, इसको लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स, ये लिखा था इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पर फ्रेंड्स एक रचना आती है जैसे आंधी इंद्रजाल, तितली कंकाल, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? आंधी इंद्रजाल, तितली कंकाल। अगर आपको पता है कि ये सारी रचनाएं किस लेखक की हैं, किस कवि की हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और देखते हैं किनका जवाब सही आता है। हिंदी कितनी स्ट्रांग है आपकी। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 536 नंबर। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि पड़ोसी का तत्सम रूप क्या होगा? तो देखो, तत्सम और तत्भव ये आप एक बार जरूर पढ़ लेना, बहुत कठिन नहीं होते। अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप समझ जाएंगे इस वर्ड का मतलब हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इनको रटना बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार नजर आप मार लेना। ठीक है, तो आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर प्रतिवेशी, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
आज का हमारा हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये पूछ लिया है। देखो उस दिन पूछा था, उन्होंने क्या पूछा था, हिंदी की बोलियों के पूछा हुआ था, और यहाँ पर बोला है उपभाषाएं कितनी है। तो फ्रेंड्स ये जो उपभाषाएं हैं ये हो जाएंगी यहाँ पर, इसका राइट आंसर कुल उपभाषाएं 5 हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला है 538 नंबर। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं आपको ताकि दिख जाए पूरा। इसमें कहा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में मौलिक, इसको मौलिक कर लो आप, मौलिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखो मौलिक व्यंजन जो है वो कितने मौलिक व्यंजन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 33। तो कुल मिला के जो व्यंजन की बात कर रहा है वो कितने होते हैं, 33। ठीक है, मौलिक व्यंजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कहा जा रहा है 539 नंबर पे कि उपन्यास किस भाषा का शब्द है। अब देखो उपन्यास को ही पूछ लिया है कि कौन सी भाषा से आया है ये उपन्यास शब्द जो बना है। तो फ्रेंड्स ये बना है बांग्ला भाषा से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं अगला 540 नंबर की, और इसमें कह रहा है भूगोल का विलोम शब्द क्या है। तो देखो भूगोल आपने सुना ही होगा, इसका विलोम बताना है, तो विलोम यानी कि उल्टा क्या होगा, ये हो जाएगा खगोल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, विलोम का अपोजिट खगोल हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखो हमने एक बार क्या बताया था आपको कि अगर कहीं पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचाने के लिए आता है तो आप उसके उदाहरण बना लिया करो। जैसे देखो रियासत है, तो रियासत से संबंधित एक आप उदाहरण बनाओ, यह उसकी रियासत है। ठीक है, ऐसा कह रहा है उसकी रियासत है, तो उसकी है, उसका रियासत नहीं, तो ये तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, और यही हमें बताना था, तो ऑप्शन ए राइट। अब मान लो मजहब कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी मजहब नहीं तुम्हारा मजहब, तो ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा पुल्लिंग। और कहते हैं मेरा दुख बहुत वो है, तो मेरी दुख नहीं बोलते, मेरा दुख ऐसा है वैसा है, इसका मतलब है कि ये भी क्या है, पुल्लिंग है। राज्य, उसका राज छिन गया, उसका नया राज्य, तो राज क्या है, ये भी पुल्लिंग है। जैसे उसकी राज नहीं बोलते, उसका राज बोलते हैं, तो ऑप्शन डी यानी कि बी सी और डी जो है ये तीनों की तीनों ये पुल्लिंग में आते हैं। तो बचा क्या, रियासत स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखो कई बार ऐसा होता है पेपर में जब हम बैठते हैं तो प्रेशर तो होता ही होता है। अब हम क्या करते हैं कि पहला ही वर्ड नहीं समझ पाते इसका मतलब क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम क्या करना चाहिए उस वक्त, क्या करना है आपको कि यहाँ पर बाकी जो एग्जाम्पल बच रहे हैं या जो ऑप्शन बच रहे हैं उनसे संबंधित एक एक सेंटेंस आपको बना लेना है। एग्जाम्पल के तौर लिखना नहीं है, मन में आपको सोच लेना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी हमें देखना है। तो जैसे आप सेंटेंस सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप समझ जाएं कि ये तो दोनों के सारे क्या हैं, पुल्लिंग है, तो बचा ये स्त्रीलिंग। तो आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप सही करके आएंगे, अगला वाला जो बच गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 542 नंबर क्या बोलता है, इसमें कहा जा रहा है 542 नंबर क्वेश्चन पे लिंग भेद के कारण किसमें रूपांतर नहीं होता है। तो लिंग भेद वहां उसकी वजह से रूपांतर नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको चेंज नहीं कर पाते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिंग भेद ऐसा तो होता ही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट में 543 नंबर क्या बोलता है, इसमें से कह रहा है इनमें से मैं का बहुवचन रूप कौन सा है। तो देखो मैं दिया गया है और इसका बहुवचन बताना है, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हम। क्यों, क्योंकि मैंने नहीं दिया, अगर मैंने होता तो हमको हो जाता। ठीक है, यहाँ पर केवल मैं दिया है साधारण फॉर्म, तो वैसे ही हम कहेंगे मैं का हो जाएगा हम, जो प्लूरल है यानी कि बहुवचन रूप है, याद रखना। देखो मुझको तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर समझ जाना आप कि हम दोनों नहीं होगा, हमको हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि हम कहेंगे हम, मैंने तो दिया नहीं, मैंने होता तो हमको होता, मैं दिया है तो हम हो जाएगा। ऐसे याद रखना, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है आपको, वहां पर ये भी देखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रविशेषण का कार्य है। तो प्रविशेषण का जो काम होता है वो क्या होता है कि विशेषणों की विशेषता बताता है, यानी कि एडजेक्टिव जो होते हैं विशेषता बताने वाले, उनकी भी वो विशेषता बताता है। तो विशेषणों की विशेषता बताता है, इसका काम होता है ऑप्शन सी कौन, प्रविशेषण। तो ये एक बार आया था पेपर में, पिछला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, या शायद इसकी डेफिनेशन दी थी और नीचे पूछा था कि ये क्या कहलाता है, तो प्रविशेषण ऐसे ऐसे करके दे रखा था। ठीक है, तो याद रखना जो विशेषणों की भी विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्ब बोल देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 545 नंबर पे। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला कह रहा है कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द कोटि के अर्थ की दृष्टि से असंगत है। यानी कि कह रहा है कि एक ऐसा शब्द है जो कि उसके हिसाब से देखा जाए तो असंगत है, यानी कि उन सब का अर्थ तो अलग अलग है, एक ही है, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पर देखो एक कोटि वर्ड दे रखा है, कह रहा है कि कोटि के मतलब कई सारे होते हैं लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जिसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा किला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोटि जो होता है उसका अर्थ एक धनुष का सिरा भी होता है, श्रेणी भी होता है, किस कोटि का इंसान है तो श्रेणी, और कोटि मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन किला जो होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हमें यही बताना था। ठीक है, अगला में आते हैं 546 नंबर, और इसमें कह रहा है 546 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा की पहचान करो। अब जातिवाचक जो संज्ञा है उसकी हमें पहचान करना है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा लड़का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्याम क्या है, श्यामवाचक नहीं है, क्योंकि ये निजवाचक है, जातिवाचक नहीं है। निजवाचक मतलब किसी का नाम दे के रखा है, तो श्याम कोई नाम है, और ये निजवाचक में आता है। तो जातिवाचक बताना है तो लड़का हो जाएगा। जातिवाचक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो लड़का हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, ये सारे आते हैं। दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते हैं, जिन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। समझ गए होंगे आप? भाववाचक में जैसे भूख, सुख, दुख, इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हम कहते देखो दुख जा रहा है वहां से, तो देख नहीं सकते ना, ऐसा नहीं होता, सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा लड़का, क्योंकि ये जातिवाचक है, कॉमन में आता है। ठीक है, अब देखो आप कहेंगे कि ये तो बताया नहीं डी वाला, तो देखो डी वाले में क्या है, सेना, और सेना मतलब ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप का मतलब समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, ये वाला। जबकि बताना है जातिवाचक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है 547 नंबर का। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें कह रहा है लेखक द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, यह किस वाची का उदाहरण है। लेखक के द्वारा लिखी जाती है, तो देखो कि लेखक के द्वारा जब लिखी जाती है तो किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, कर्मवाच्य। जैसे मान लो हम ये कह दें कि लेखक पुस्तक लिखता है, तो लेखक पुस्तक लिखता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाता क्या, कर्तवाच्य, यानी कि पहला वाला। अगर लेखक के द्वारा लिखी जा रही, द्वारा शब्द आ गया, तो यहाँ पर कर्मवाच्य यानी कि हो जाएगा पैसिव वॉइस। समझ गए? अगर यहाँ पर ये भी आ जाता है, भाववाच्य भी एक होता है। भाववाच्य क्या होता है, जैसे वहां पर ये कहता है कि मुझसे लिखा नहीं गया, मुझसे पाया नहीं गया, मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं गई, तो वहां पर इसको हम बोलते हैं भाववाच्य। समझ गए होंगे आप? तो उम्मीद है कि आपको तीनों के तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अब कभी पेपर में आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे। अगर नहीं आया तो एक बार देख लो, द्वारा शब्द आ जाए समझ जाना कर्मवाच्य हो रहा है, अगर साधारण आ जाए लेखक ने पुस्तक लिखी, समझ जाना कि क्या है, कृतवाच्य है, यानी कि एक्टिव वॉइस है। भाववाच्य का मतलब मुझसे नहीं खेला गया, नहीं पढ़ा गया, तो भाववाच्य होता है। फिलहाल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कर्मवाच्य होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में 548 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखो कई बार पूछ लेता है ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ठाकुर का स्त्रीलिंग जो होता है ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन, वैसे ही होता है। तो ठाकुर का ठाकुराइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार होते हैं कि हमें आसान लगते हैं लेकिन ये कंफ्यूजन में डाल देते हैं। जैसे मान लो किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो ठकुरानी, ठकुरानी भी कर सकता है, तो ऐसे भी। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठाकुर मतलब ठकुरानी, मतलब क्या उसका अपोजिट ही होगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कबूतर मुडेर पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखो कारक भी कई टाइप के आ जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी, के ऊपर, पर। ठीक है, जब कोई किसी के ऊपर होता है, अधिकार होता है, तो उसको अधिकरण बोल देते हैं, किसी के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो वो होता है अधिकरण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है 550 नंबर पे, इसमें कह रहा है देशज सब्जी की पहचान करो। देखो कुछ देशज आते हैं, कुछ विदेशज आते हैं, तो ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
अब कह रहा है देशज, तो इसमें से जो देशज है वो हो जाएगा खिड़की, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो देशज क्या होते हैं, जो हमारी ही भाषा में है, हमारे ही यहाँ के शब्द हैं, किसी और भाषा से मिलकर नहीं बने हैं। जैसे मान लो तड़तड़ाहट, सुगबुगाहट, ये सारे जो देसी शब्द होते हैं वो देशज कहलाते हैं। समझ गए? तो खिड़की जो है वो किसी भाषा से नहीं बनी हुई है, बल्कि अपने ही यहाँ की एक देसी भाषा का शब्द है। तो इसीलिए खिड़की जो है वो एक देशज भाषा भाषा में आ जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा आने वाला है। ठीक है, तो अगर चैनल पे अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और जो वीडियोज़ हैं वैसे आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके पहले के पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर कई सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। तो उसमें से प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो सारे के सारे पार्ट्स जितने भी अब तक करवा दिए हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप आसानी से देख भी सकते हैं। उसके साथ साथ मैथ के कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसका अलग ग्रुप बना हुआ है, तो मैथ की वीडियोज भी देख सकते हैं, और अच्छे खासे लेवल के हमने क्वेश्चन कराए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, या फिर आप इस वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।